integrate it, add wings to your career. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंटीग्रेट इट एड विंग्स टू योर कैरियर। सो अपन कर रहे थे हाइड्रोलॉजी और प्रेसिपिटेशन तक अपन ने सारा कंप्लीट कर लिया था। क्या होता है, कैसे अपन मेजरमेंट करते हैं प्रेसिपिटेशन को, कैसे उसके मिसिंग डाटा निकालते हैं, कैसे रेन गॉस फाइंड करते हैं और कैसे एवरेज डेप्थ निकालते हैं, ये सब अपन ने देख लिया था। आज अपन स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर, दैट इज इवापोरेशन। क्या होता है इवापोरेशन? बहुत ही जनरल टर्म है और सबको पता है। इवापोरेशन इज कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैसेस। ओके, लिक्विड को वाटर गैस में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज व्हाट, दैट इज इवापोरेशन। सो डेफिनेशन इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड इनटू वाटर गैसेस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड into water gases। ओके, मेजर जो लॉसेज होता है वो किसके कारण होता है? इवापोरेशन और रन ऑफ। ओके, अपन दो ही ज्यादा कंसीडर करते हैं, या तो रन ऑफ या इवापोरेशन। और इवापोरेशन को मेजरमेंट करने के लिए बहुत सारे मेथड है, एम्पिरिकल मेथड्स भी यूज करते हैं। लेकिन उससे पहले अपन जान लेते हैं ये इवापोरेशन किन किन कॉज के कारण होता है और कैसे कैसे उन पे डिपेंड करता है ना। तो सबसे पहले रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड्स ऑन। सो किस किस पे डिपेंड करेगा? सबसे पहले क्या आ जाएगा? अपना वेपर प्रेशर। क्योंकि अगर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो मेरा इवापोरेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो सबसे पहला पॉइंट आता है वेपर प्रेशर। अपन वन बाय वन इनके समझेंगे कैसे कैसे होता है और कैसे इनके मेजरमेंट करता है ना। सो वेपर प्रेशर। और क्या हो सकता है सेकंड पॉइंट? सेकंड पॉइंट क्या? इवापोरेशन होता किसके कारण है? मेनली सनलाइट, नेसेसिटी ऑफ सनलाइट इज ओके। वैसे बिना सनलाइट भी इवापोरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन के लिए सनलाइट जरूरी होता है ना। लेकिन होता तो सनलाइट है, और सनलाइट मतलब क्या हो गया? टेम्परेचर। सो इवापोरेशन आल्सो डिपेंड ऑन व्हाट? टेम्परेचर। ओके, थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? विंड स्पीड। फोर्थ पॉइंट इज क्वालिटी ऑफ वाटर। अगर मेरा वाटर सॉल्टी ज्यादा होगा तो इवापोरेशन ज्यादा होगा या कम होगा, है ना। सो क्वालिटी ऑफ वाटर। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट इज डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी। वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैसे डेप्थ पे डिपेंड करता है मेरा इवापोरेशन। नेक्स्ट, द सिक्स्थ पॉइंट, that is shape and size of water body। shape and size of water body। ओके, और क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर, टेम्परेचर, विंड स्पीड, क्वालिटी ऑफ वाटर, डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी, शेप एंड साइज ऑफ वाटर बॉडी, और एक अपन ले सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो अपना जो रेट ऑफ इवापोरेशन है वो इन 7 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब इन 7 फैक्टर में कुछ एक पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, कुछ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं, और यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। तो कैसे डिपेंड करता है, वन बाय वन पॉइंट लेकर समझते हैं, है ना। तो सबसे पहले अपन लेते हैं रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड्स ऑन वेपर प्रेशर। कैसे मेरा वेपर प्रेशर पे रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड करता है? सो देखिए यार, रेट ऑफ इवापोरेशन होगा, है ना, वो वेपर प्रेशर पे इस तरह से डिपेंड करता है कि मेरा जो लॉसेज है, इवापोरेशन के कारण लॉसेज है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वेपर प्रेशर, है ना। इवापोरेशन वेपर प्रेशर इन mm ऑफ Hg और एक्चुअल वेपर प्रेशर इन mm ऑफ Hg पे, इन दोनों के डिफरेंस पे, है ना। सो द रेट ऑफ इवापोरेशन इज proportional to the difference between saturation vapor pressure and actual vapor pressure। वापस बोल रहा हूं, रेट ऑफ इवापोरेशन जो लॉस हो रहा है
वो किस पे डिपेंड करेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सैचुरेशन वेपर प्रेशर एंड एक्चुअल वेपर प्रेशर। ओके, सो अगर मेरे को प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है तो एक कांस्टेंट एंड दैट इज इक्वल टू सी इंटू EW माइनस EA। अब यहां पर EW क्या होता है? सैचुरेशन वेपर प्रेशर, सैचुरेशन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। और ध्यान रखना ये सैचुरेशन वेपर प्रेशर अपन किस में लेते हैं? इन mm ऑफ Hg। ओके, mm ऑफ Hg, Hg इज मरकरी। सिमिलरली EA इज इक्वल टू व्हाट? एक्चुअल वेपर प्रेशर, एक्चुअल वेपर प्रेशर इन mm ऑफ Hg। ओके, और C मेरा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। C क्या होता है? कांस्टेंट। सो C इज कांस्टेंट। EL क्या हो गया? रेट ऑफ इवापोरेशन, रेट ऑफ इवापोरेशन। अब ध्यान रखना यहां पर इसकी यूनिट क्या होती है? mm पर डे, mm पर डे। ओके, सो ये ध्यान रखना यहां पर इस फॉर्मूले में इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है कि यहां पर जो सैचुरेशन वेपर प्रेशर लेते हैं वो mm ऑफ Hg में लेते हैं, एक्चुअल वेपर प्रेशर mm ऑफ Hg में लेते हैं, और जो रेट ऑफ रेट ऑफ इवापोरेशन जो आता है वो किस में आता है? mm पर डे में आता है। ठीक है, सो ये होता है वेपर प्रेशर, रेट ऑफ वेपर प्रेशर, रेट ऑफ इवापोरेशन वेपर प्रेशर पे कैसे डिपेंड करता है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफरेंस बिटवीन सैचुरेशन वेपर प्रेशर माइनस एक्चुअल वेपर प्रेशर। गॉट इट? नाउ इफ EW क्या होता है मेरा? सैचुरेशन वेपर प्रेशर अगर एक्चुअल वेपर प्रेशर से कम हो जाए, सैचुरेशन वेपर प्रेशर एक्चुअल वेपर प्रेशर से कम हो जाए, मींस मेरा इवापोरेशन लॉसेस क्या हो रहा है? नेगेटिव। मींस वो कंडीशन क्या होगी? नेगेटिव तो कभी हो नहीं सकता। मींस ये कंडीशन मेरी क्या होगी? कंडेंसेशन कंडीशन, कंडेंसेशन कंडीशन हो जाती है। व्हेन EW माइनस EW इज लेस देन EA, देन EL becomes what? Negative, and which is so that this is what? Condensation condition. Got it? Now next point is temperature. टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है मेरा रेट ऑफ इवापोरेशन? देखिए, सो सेकंड पॉइंट आता है अपना टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत ही सिंपल है। अगर मेरा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज होगी या डिक्रीज? सबको पता है रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो जाएगी? इंक्रीज। सो रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज एज टेम्परेचर इंक्रीज। बहुत ही सिंपल रिलेशन। थर्ड रिलेशन आता है मेरा विंड स्पीड, है ना? सो विंड स्पीड अगेन इंक्रीज, रेट ऑफ इवापोरेशन अगेन इंक्रीज। सो थर्ड रिलेशन इज विंड स्पीड, again wind speed increase, then rate of evaporation again increase। ज्यादा विंड स्पीड होगी, इवापोरेशन ज्यादा होगा, सिंपल सी बात। नेक्स्ट आता है मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ सी हियर, जैसे जैसे मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होगा, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होगा मींस बैरोमेट्रिक प्रेशर इंक्रीज होगा, बैरोमेट्रिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो मेरा इवापोरेशन क्या होगा? इवापोरेशन डिक्रीज हो जाता है। क्यों? इवापोरेशन जो प्रेशर है वो टेम्परेचर के जस्ट अपोजिट वर्क करता है। ओके, सो मेरा इवापोरेशन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और अगर प्रेशर डिक्रीज हुआ मींस व्हाट? मेरा इवापोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल सी बात। डेप्थ ऑफ पहले वाटर क्वालिटी। फिफ्थ पॉइंट दैट इज वाटर क्वालिटी।
नाउ इफ मेरा वाटर में सॉल्ट इंक्रीज होगा, अगर सॉल्टी वाटर होगा तो इवापोरेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। मींस अगर 1% इंक्रीज इन सॉल्ट, 1% salt is increased, then decrease in rate of evaporation is also 1%. So then 1% rate of evaporation is what? Decrease. Is decrease. ठीक है। नेक्स्ट, डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना इसको, कैसे डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी पे डिपेंड करता है। डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी। Now how evaporation depends on depth of water body. See here, अगर मेरा shallow water body है, means shallow water body. Shallow water body means क्या हुआ, means इसकी breadth ज्यादा है as compared to इसकी depth. breadth ज्यादा है means this ज्यादा एरिया कवर करेगा, जो अपर सरफेस होगी वो ज्यादा उसकी क्या होगी, breadth means ज्यादा एरिया मिलेगा मेरे को इवापोरेशन के लिए, है ना। इवापोरेशन की सरफेस के लिए ज्यादा एरिया मिलेगा। मींस अगर मेरी सैलो वाटर बॉडी हुई तो मेरा रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट टू सनलाइट क्या होगा, ज्यादा होगा। डायरेक्ट कांटेक्ट टू सनलाइट ज्यादा होगा, बट इन केस ऑफ समर में ज्यादा होगा। क्यों? ये कब, सैलो वाटर बॉडी में रेट ऑफ इवापोरेशन ज्यादा होगा इन केस ऑफ समर। ये ध्यान रखना, समर में ज्यादा होगा। बट अगर विंटर हुआ तो क्या होगा, विंटर हुआ तो ये सैलो, मान लो डीप वाटर बॉडी है ना, डीप वाटर बॉडी है। ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डीप वाटर बॉडी है मींस क्या हुआ, मेरा डेप्थ ज्यादा है एज कंपेयर टू विड्थ। ओके, अब मान लो विंटर है ना, विंटर है तो क्या हुआ, डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में ये पानी है वो कम होगा, यहां वाला जो सरफेस एरिया कम होगा। लेकिन ये अपर बॉडी है, उसका क्या टेम्परेचर कम होगा या ज्यादा, विंटर है तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, है ना, टेम्परेचर कम होगा। लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएंगे वो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा एज वी गो डीप इनसाइड द वाटर बॉडी। जैसे जैसे नीचे जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। मींस क्या हुआ, मेरा जो विंटर होगा तो विंटर के केस में डीप वाटर बॉडी में रेट ऑफ इवापोरेशन ज्यादा होगा, रेट ऑफ इवापोरेशन ज्यादा होगा। वापस समझिए इस पॉइंट को। मान लो पहले मेरा सैलो वाटर बॉडी है ना, सैलो वाटर बॉडी है और समर कंडीशन है। मींस क्या हुआ, सनलाइट टेम्परेचर बहुत ज्यादा, सनलाइट बहुत ज्यादा, और सैलो वाटर बॉडी है मींस ब्रेथ इज ग्रेटर देन डेप्थ। नाउ अगर ब्रेथ इज ग्रेटर देन डेप्थ मींस ज्यादा है, वो ज्यादा एरिया है वाटर का, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा सनलाइट के। मींस क्या, टेम्परेचर ज्यादा। मींस अगर समर हुआ तो मेरा रेट ऑफ इवापोरेशन सैलो वाटर बॉडी में क्या हो गया, ज्यादा होगा। लेकिन अगर सैलो वाटर बॉडी में विंटर की बात करें तो क्या होगा, विंटर में जो अपर लेयर होगी, वाटर की जो अपर लेयर होगी वो क्या होगा, उसका टेम्परेचर बहुत कम होगा। टेम्परेचर कम होगा मींस क्या हुआ, इवापोरेशन होगा, नहीं होगा। उल्टा यहां तक भी जितने जितने नीचे जाएंगे वो टेम्परेचर डिक्रीज इतना ज्यादा नहीं हो पाएगा, और टेम्परेचर इंक्रीज इतना ज्यादा नहीं हो पाएगा। मींस क्या हुआ, रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीज होगा, है ना। सो फॉर सैलो वाटर बॉडी इन केस ऑफ समर रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज, बट फॉर विंटर, इन विंटर डीप वाटर बॉडी होगी उसमें रेट ऑफ इवापोरेशन ज्यादा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में 100% पूछा ही जाता है, ठीक है। एसएससी, राजस्थान जेईई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें, है ना। सो डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी पे कैसे डिपेंड करेगा, अगर सैलो वाटर बॉडी हुई तो समर में रेट ऑफ इवापोरेशन ज्यादा होगा, अगर डीप वाटर बॉडी हुई तो विंटर में रेट ऑफ इवापोरेशन ज्यादा होगा। ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज साइज एंड शेप ऑफ वाटर बॉडी। अब साइज एंड शेप ऑफ वाटर बॉडी पे कैसे डिपेंड करेगा, यहां लिख देता हूं 7th, साइज एंड शेप ऑफ वाटर बॉडी। सिंपल सी बात है, जो अपन ने डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी केस में पढ़ा वो कंसेप्ट यहां भी अप्लाई। अगर मेरा साइज ज्यादा है, अगर मेरा ब्रेथ ज्यादा है, साइज ज्यादा है, तो सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में ज्यादा होगा इन केस ऑफ समर, तो मेरा क्या होगा, इवापोरेशन ज्यादा होगा। तो इसी से रिलेट कर सकते हैं अपन साइज एंड शेप ऑफ वाटर बॉडी को, ठीक है। सो ये 7 फैक्टर थे जो अपने रेट ऑफ इवापोरेशन पे
रेट ऑफ इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं, डिपेंड करते हैं। और यहां से मेनली क्वेश्चन बनता है, वो कहां से बनता है, वेपर प्रेशर पे और डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी पे कैसे डिपेंड करता है, यहां दो क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है टॉपिक अपना, इवापोरेशन को मेजरमेंट करना है। ओके, कैसे इवापोरेशन को मेजरमेंट करते हैं, कैसे डिफरेंट एम्पिरिकल्स मेथड होते हैं और उन पे बेस्ड किस टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं आपको, है ना। सो नेक्स्ट इज इवापोरेशन मेजरमेंट। इवापोरेशन मेजरमेंट। So first method of evaporation measurement is by evaporometer. By evaporimeter. कैसे मेजरमेंट करते हैं, डायरेक्ट एम्पिरिकल्स फॉर्मूले होते हैं, डायरेक्ट इनके कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, जैसे लैक इवापोरेशन अपन को पता है वो क्या होता है, लैक इवापोरेशन। लैक इवापोरेशन मींस अगर मेरा लैक में वाटर है तो कितना वाटर इवापोरेट हो रहा है, which is equal to what, directly proportional to the pan evaporation. Lake evaporation is directly proportional to pan evaporation. Okay, and वही constant हटाना है तो यहां पर EL lake evaporation is directly proportional. proportional को हटा दो, यहां पर constant लगा दो CP and pan evaporation EP लिख देते हैं ना। पान इवापोरेशन को मैं ईपी लिख रहा हूं और लैक इवापोरेशन को ईएल लिख रहा हूं और सीपी मेरा क्या है, कांस्टेंट है। अब इसको मेजरमेंट करने के लिए तीन टाइप के इवापोरेटोमीटर होते हैं। क्लास ए पैन इवापोरेटोमीटर, सेकंड आईएसआई स्टैंडर्ड एंड थर्ड इज कोलोराडो। स्पेलिंग आप चेक कर लेना कोई गलत हो तो। ठीक है, अब यहां पर लैक इवापोरेशन अपन को निकालना होता है, पान इवापोरेशन अपन को दे रखा होता है और कोफिशिएंट की वैल्यू कोफिशिएंट की वैल्यू अपन को डायरेक्ट पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर कोफिशिएंट की वैल्यू होती है वो क्लास ए पान इवापोरेशन के लिए होती है 0.7, ओके, आईएसआई स्टैंडर्ड के लिए होती है 0.8 और कोलोराडो के लिए होती है 0.78। तो याद करने का तरीका ध्यान रख लो, 0.7, 0.8 और दोनों मिल गए तो 0.78। और यहां से डायरेक्ट आपको कांस्टेंट भी पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल बेस्ड भी क्वेश्चन दे देते हैं। डायरेक्ट दे देंगे पान इवापोरेशन इतना हो रहा है, ठीक है, तो आईएसआई स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग लेक इवापोरेशन कितना होगा, तो अगर आपको एक कोफिशिएंट पता होगा तो आप डायरेक्ट कर पाओगे, है ना। अब यहां पर कोफिशिएंट क्या होते हैं, रेंज में होते हैं, लेकिन जनरली अपन ये वैल्यू ही यूज करते हैं, इसलिए अपन को डायरेक्ट ये वैल्यू याद रखनी है। गॉट इट? So this is the first method by pan evaporatometer. Second होता है, second method is analytical methods. अब कुछ analytical method होते हैं इसको measurement करने के लिए। Second analytical method। अब यहां पर एनालिटिकल मेथड में कैसे मेजरमेंट करते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है ये मेथड होते हैं, वो आपको मैं बता देता हूं। वाटर बजट मेथड, वाटर बजट मेथड, जो अपन ने बजट इक्वेशन पढ़ी एज इट इज वही की वही है, ठीक है ना। इनकमिंग कितना है, आउटगोइंग कितना है, इनकमिंग माइनस आउटगोइंग, तो लॉसेस निकल जाएंगे और वहां से जो लॉसेस होते हैं उसमें इवापोरेशन लॉस होता है, तो डायरेक्ट वहां से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज वाटर बजट मेथड, सेकेंड इज एनर्जी बैलेंस मेथड, सिर्फ नाम याद रखने आपको कौन सा क्या होता है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसका। थर्ड इज मास ट्रांसफर मेथड। ये कुछ एनालिटिकल मेथड होते हैं, ठीक है। अब अपन को लैक इवापोरेशन अपना जो हो रहा है उसको कम करना है। कैसे कम कर सकते हैं लैक इवापोरेशन को? कैसे कम कर सकते हैं, या तो उस लैक इवापोरेशन लैक पे क्या करो, एक केमिकल की लेयर बिछाओ ताकि क्या हो, मेरा इवापोरेशन डिक्रीज हो जाए, या क्या हो, वाटर को सॉल्टी बना दो,
और टेम्परेचर को डिक्रीज कर दो, डीप वाटर बॉडी कर दो इन समर में। तो ये डिफरेंट मेथड होते हैं। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ वाटर लॉस्ट ड्यू टू इवापोरेशन फ्रॉम ए रिजर्वॉयर, है ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर लॉस lost due to evaporation, और इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ इवापोरेशन वाटर इज इक्वल टू A इंटू EP इंटू वॉट, CP। ओके, सो दिस V इज इक्वल टू वॉट, वॉल्यूम ऑफ इवापोरेटेड वाटर इन मीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ वाटर लॉस्ट due to evaporation. This is in meter cube. Second is area of reservoir. A क्या हो गया, area of reservoir in meter square. CP क्या हो गया, पान कोफिशिएंट, और EP क्या हो गया, देखो वॉल्यूम मीटर क्यूब में, एरिया मीटर स्क्वायर, तो यहां पर इसकी मीटर कुछ यूनिट बनेगी, मींस क्या होगा, डेप्थ ऑफ वाटर इन इवापोरेशन। सो EP इक्वल टू डेप्थ ऑफ वाटर लॉस्ट इन या ड्यू टू इवापोरेशन। ओके, सो ये होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर लॉस ड्यू टू इवापोरेशन। वेरी इजी है, सिर्फ अपन को क्या करना है, यूनिट मैचिंग करनी है, और यूनिट मैचिंग से आप आंसर फाइंड कर सकते हो। ठीक है, नाउ इवापोरेशन कैसे, लॉस को कम कैसे किया जा सकता है। ओके, सो इवापोरेशन लॉस कैन बी रिड्यूस्ड बाय इवापोरेशन। क्वेश्चन आता है इवापोरेशन लॉस के लिए कौन कौन से मेथड होता है। इवापोरेशन लॉस कैन बी रिड्यूस्ड बाय, कौन कौन से मेथड हो सकते हैं। फर्स्ट क्या क्या बताया था, केमिकल फिल्म्स लगा दो उसमें, केमिकल फैला दो उसमें, है ना, जो अपर सरफेस है वहां पर क्या केमिकल की एक फिल्म बना दो, जिससे मेरा क्या हो जाएगा, लॉस कम हो जाएगा। और क्या हो सकता है, रिडक्शन ऑफ सरफेस एरिया, रिडक्शन ऑफ सरफेस एरिया। कैसे भाई, समर के केस में क्या कर दूं, डीप वाटर बॉडी बनाऊं, और विंटर, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन अपन क्या कर सकते हैं, रिडक्शन कुछ हद तक कम कर सकते हैं सरफेस एरिया में, है ना। थर्ड क्या हो सकता है, कुछ मैकेनिकल कवर्स भी आप यूज कर सकते हो, मैकेनिकल कवर्स, ताकि जो लैक का वाटर होगा वो क्या होगा, डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आएगा, और डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आया मींस क्या हुआ, मेरा लॉस क्या होगा, कम होगा। गॉट इट। सो ये कुछ इवापोरेशन लॉस कम करने के मेथड्स है। अब एक मेथड आता है एम्पिरिकल मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड न्यूमेरिकल बेस्ड, इस पे बेस्ड आता है ना। सो ये गेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एसएससी की मेंस प्री सबके लिए इंपॉर्टेंट है ना। सो एम्पिरिकल मेथड टू मेजरमेंट ऑफ इवापोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बाय एम्पिरिकल मेथड, एम्पिरिकल मेथड। अब एम्पिरिकल मेथड है तो कहां से आया, कैसे आया, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन को डायरेक्ट मेथड पता होना चाहिए। और इस पे और ये फॉर्मूला दिया मिस्टर मेयर्स ने, तो इसे बोलते हैं मेयर्स फॉर्मूला। और मेयर्स फॉर्मूला फॉर इवापोरेशन होता है EL इजिकल टू, अपन ने पढ़ा EL वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो रहा था EW माइनस EA, और K कुछ कांस्टेंट था, तो EL इजिकल टू K इंटू EW माइनस EA 1 प्लस V9 अपॉन 16 का V9 अपॉन 16। ये होता है मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला, जिसे अपन क्या बोलते हैं, मेयर्स फॉर्मूला, है ना। तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए, जो इवापोरेशन को मेजरमेंट करने के लिए काम आता है, तो डायरेक्ट होता है मेयर्स फॉर्मूला। अब कौन सी टर्म क्या होती है,
EW सबको पता है, वेपर प्रेशर इन mm ऑफ Hg। कौन सा? सैचुरेशन वेपर प्रेशर। सो EW क्या हो गया? सैचुरेशन वेपर प्रेशर इन mm ऑफ Hg। गॉट इट? EA क्या हो गया? एक्चुअल वेपर प्रेशर इन mm ऑफ Hg। ओके, ठीक है। V क्या हो गया? V हो गया मंथली मीन वेलोसिटी, मंथली मीन वेलोसिटी 9 किलोमीटर, मीटर अबव द अर्थ सरफेस, 9 मीटर अबव ग्राउंड। और ये जो वेलोसिटी है वो अपन किस में लेंगे? किलोमीटर पर आवर में, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो v इज इन किलोमीटर पर आवर एंड v इज मंथली मीन वेलोसिटी 9 मीटर अबव द ग्राउंड सरफेस, किस में लेंगे? किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और k क्या होता है? k कांस्टेंट होता है जो 0.36 होता है फॉर डीप वाटर बॉडी, जो अपन को डायरेक्ट याद रखना है। डीप वाटर बॉडी के लिए 0.6 और 0.50 होता है फॉर सैलो वाटर बॉडी। ओके, क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा होगा आपको, सैलो वाटर बॉडी है, ठीक है। और अपन को इस हाइट पे, या अपन को इवापोरेशन निकालना है, इस हाइट पे निकालना है, या वेलोसिटी दे रखी होगी, EW EA दे रखा होगा, के अपन को डायरेक्ट यहां से पता होना चाहिए। सो के की वैल्यू 0.36 फॉर डीप वाटर बॉडी एंड 0.50 फॉर सैलो वाटर बॉडी। गॉट इट? अब यहां से विंड वेलोसिटी जो V9 मींस 9 मीटर अबव फाउंड करनी है, ये 1/7 पावर लॉ पे डिपेंड करती है। 1/7 पावर लॉ पे डिपेंड करती है। क्या होता है 1/7 पावर लॉ? दैट इज VH इक्वल टू वेलोसिटी एट हाइट 9 मीटर पे निकालनी है तो उसके अकॉर्डिंग h की पावर 1/7। मींस अगर मान लो वेलोसिटी अपन को 1 मीटर अबव अर्थ सरफेस दे रखी है, तो यहाँ हाइट 1 और वेलोसिटी 1 हाइट पे दे रखी है, अपन को 9 पे निकालना, तो उस अकॉर्डिंग 9 पे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इस पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं और समझ लेते हैं। उससे पहले ये फॉर्मूला आपको याद होना बहुत जरूरी है। इवापोरेशन बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला, दैट इज मेयर्स फॉर्मूला, विच इज इक्वल टू EL इक्वल टू K EW माइनस EA 1 प्लस V9/16, where V9 is monthly mean wind velocity at 9 मीटर अबव ग्राउंड सरफेस। गॉट इट? सो देखते हैं इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। साथ साथ नोट्स बनाते रहना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रोलॉजी, है ना, क्योंकि आपको पता है हाईवे और एनवायरनमेंट दोनों कोर्स में नहीं है, तो इरिगेशन हाइड्रोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलो, फॉर राजस्थान जैन, है ना, एसएससी के लिए तो सबको पता ही है। क्वेश्चन इज ए रिजर्वॉयर विथ सरफेस एरिया 250 हेक्टेयर। सरफेस एरिया, एक रिजर्वॉयर है जिसका सरफेस एरिया 250 हेक्टेयर दे रखा है। ओके, सैचुरेशन वेपर प्रेशर दे रखा है 17.54 mm ऑफ Hg। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक्चुअल वेपर प्रेशर भी दे रखा है, एक्चुअल वेपर प्रेशर, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? 7.02 mm ऑफ Hg दे रखा है, ठीक है। और क्या दे रखा है अपन को? विंड वेलोसिटी 1 मीटर अबव ग्राउंड सरफेस। विंड वेलोसिटी 1 मीटर अबव ग्राउंड सरफेस। आप सोच रहे हो इतना बड़ा न्यूमेरिकल नहीं आ सकता, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, ये आ सकता है एसएससी और राजस्थान जैन के लिए, तो इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। वो दे रखा है मेरे को 16 किलोमीटर पर हार।
आपको ऐसी वैल्यू देंगे कि कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएंगी। सिर्फ आपको चेक क्या करेंगे कि कौन सी यूनिट में वो ले रहा है ना, और कैसे इसको कन्वर्ट कर रहा है या नहीं। अपन को निकालना है एवरेज डेली इवापोरेशन फ्रॉम मेयर्स फॉर्मूला। ओके, सो एवरेज डेली इवापोरेशन फ्रॉम मेयर्स फॉर्मूला निकालना है। सो इसके लिए फॉर्मूला होता है EL = K EW माइनस EA 1 + V9/16। ठीक है, अब क्वेश्चन में दे रखा है कि अपना जो क्वेश्चन में दे रखा है कि ये कौन सा है, डीप वाटर बॉडी है। डीप वाटर बॉडी है मींस मेरा के क्या लेना है, 0.36। सो डीप वाटर बॉडी है तो के कितना आ जाएगा, 0.36। EW मेरे को दे रखा है, देखो सैचुरेशन वेपर प्रेशर। EA मेरे को दे रखा है एक्चुअल वेपर प्रेशर, लेकिन मेरे को निकालना क्या है, V9। मींस अगर मेरे को वेलोसिटी कहां है, 1 मीटर अबव ग्राउंड सरफेस दे रखी है, लेकिन मेरा V9 क्या होता है, 9 मीटर अबव ग्राउंड सरफेस। तो कैसे निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला, 1/7 पावर लो। सो V 1 मीटर अबव ग्राउंड सरफेस दैट इज CH⁻⁴ 1/7। सो यहां से मेरे को 1 मीटर अबव ग्राउंड सरफेस कितना दे रखा है, 16, एंड C इज कांस्टेंट, H क्या हो गया, 1 मीटर, एंड वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी एट 9 मीटर अबव ग्राउंड सरफेस, and that is equal to what, C constant। ओके, H कितना हो जाएगा, 9 मीटर पे निकालना है, H 9 कर दो। ओके, C से C कैंसिल आउट, वी हैव टू फाइंड व्हाट, V9। ओके, सॉल्व करो और पता करो V9 कितना आ रहा है। फाइंड करो V9 की वैल्यू कितनी आ रही है। सो V9 यहां से आएगा आपके 21.9 किलोमीटर पर हर। ठीक है, और यहां से मैं V9 की वैल्यू इधर रख दूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, इवापोरेशन की। तो लैक इवापोरेशन मेरे पास कितना हो जाएगा, K = 0.36। EW मेरे को दे रखा है 17.54 माइनस EA 7.02 इंटू 1 प्लस V9 मेरे पास आ गया कितना, 21.9 किलोमीटर पर आवर अपॉन 16। सॉल्व कर देना एंड गेट द रिजल्ट। क्या आता है रिजल्ट, जल्दी से क्विक, एंड द रिजल्ट इज 8.97 एंड 8.97 इन व्हाट, mm पर डे। ये याद रखना, mm पर डे। हो सकता है आपको चार ऑप्शन दे दे 8.97, आपको सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं पड़े, है ना, लेकिन यहां पर यूनिट क्या कर देंगे, चेंज। तो यूनिट का बहुत बड़ा खेल है, याद रखना कौन सी कहां पर यूनिट यूज आ रही है। ठीक है, तो ये बहुत ही एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो आ सकता है। ठीक है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, और सॉल्व इजी वे में आपको क्या दे देंगे, यहां पर वैल्यू इतनी इजी दे देंगे कि कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाए और आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, इवापोरेशन। यहां पर अपना इवापोरेशन कंप्लीट होता है। अब प्रेसिपिटेशन में कुछ टर्म्स छूट गई थी, वो मैं आपको वापस बता देता हूं, है ना, जो इंपॉर्टेंट है थोड़ी, और उस पर क्वेश्चंस भी आते हैं, है ना। जल्दबाजी में थोड़ा सा पार्ट रह गया, एक हल्का सा पार्ट, वो मैं बता देता हूं। जैसे प्रेसिपिटेशन में एक वर्ड आता है इनकंसिस्टेंसी ऑफ रिकॉर्ड। वैसे मैंने ये बताया था इनकंसिस्टेंसी ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है, इनकंसिस्टेंसी ऑफ रिकॉर्ड। और जहां पर इनकंसिस्टेंसी आए वहां पर अपन क्या यूज करते हैं, डबल मास कर्व, है ना। जहां पर इनकंसिस्टेंसी आए वहां पर अगर कर्व की बात करें, डबल मास कर्व, ये मैंने शायद बताया था। ठीक है, फिर भी एक बार वापस बता देता हूं, है ना। अब इनकंसिस्टेंसी ऑफ रिकॉर्ड्स क्यों आ सकती है, अपन जब मेजरमेंट करते हैं रेनफॉल का, है ना, तो रेनफॉल का मेजरमेंट करते हैं तो इनकंसिस्टेंसी आ जाती है। क्यों आ जाती है, उसके कुछ रीजन है। क्या हो सकता है, अगर मेरा जो रेनगॉज स्टेशन है वो शिफ्ट हो जाए, या फिर क्या हो जाए, कुछ ऐसी कंडीशन हो जाए जैसे फॉरेस्ट फायर हो जाए, और भी कुछ नेचुरल कंडीशंस हो सकती है जिसके कारण मेरा क्या हो सकता है, इनकंसिस्टेंसी आ सकता है। और क्या हो सकता है, मेरा मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन करना है वो मेरा चेंज कर रहा हूं मैं मेथड, तो उसके लिए आ सकता है। या फिर जो ऑब्जर्वर है वो चेंज हो जाए, उसके कारण मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज। तो ये डिफरेंट रीजन हो सकते हैं इनकंसिस्टेंसी ऑफ रिकॉर्ड्स का। और इनकंसिस्टेंसी ऑफ रिकॉर्ड कैसे मेजर करते हैं, डबल मास कर्व से मेजर करते हैं। ठीक है, सो डबल मास कर्व इज कर्व बिटवीन व्हाट, यूज फॉर द इनकंसिस्टेंसी ऑफ रेनफॉल, है ना। ठीक है, और डबल मास कर्व किस किस के बीच में मेजर करते हैं, एनुअल रेनफॉल, एक्यूमुलेटेड एनुअल रेनफॉल और टाइम के बीच में। ठीक है, अब एक आता है डबल मास कर्व। अब रेनफॉल डाटा को मेरे को प्रेजेंटेशन करना है ना, प्रेजेंटेशन ऑफ रेनफॉल डाटा।
रेनफॉल डाटा को प्रेजेंटेशन करना है तो इसके लिए दो मेथड्स होता है। पहला तो होता है अगर मैं मास कर्व यूज कर लूं, क्या होता है मास कर्व और डबल मास कर्व में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको बताता हूं अभी। और सेकंड आता है मेरा हाइटोग्राफ। ठीक है, सबसे पहला आता है मेरा मास कर्व। मास कर्व क्या होता है, एक्यूमुलेटेड जो रेनफॉल होगी और टाइम के बीच में एक कर्व ड्रॉ होता है। एक्यूमुलेटेड रेनफॉल एंड टाइम के बीच में कर्व होता है, वो मेरा क्या होता है मास कर्व होता है। देखो ध्यान रखना, डबल मास कर्व तो कहां काम आता है, जहां मेरा इनकंसिस्टेंसी ऑफ रिकॉर्ड्स फाइंड करनी है वहां मैं क्या यूज करूंगा, डबल मास कर्व। लेकिन मेरे को किसी इंस्टेंट टाइम पे टोटल मेरी कितनी रेनफॉल हुई है अगर वो फाइंड करना है, देन वी यूज मास कर्व एंड दैट इज बिटवीन एक्यूमुलेटेड रेनफॉल एंड टाइम। ओके, सो इनकंसिस्टेंसी के लिए डबल मास कर्व और एक्यूमुलेटेड रेनफॉल फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा मास कर्व। ठीक है, तो मास कर्व क्या करता है, गिव इंफॉर्मेशन ऑन द ड्यूरेशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ स्टॉर्म, कितना मेरा स्टॉर्म आया और किस ड्यूरेशन पे आया, ये मेरे को क्या बताता है मास कर्व। इनकंसिस्टेंसी कौन बताता है, डबल मास कर्व, और इनके बीच में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट होता है हाइटोग्राफ। हाइटोग्राफ क्या होता है, हाइटोग्राफ अपन जैसे बताए इक्वल रेनफॉल इंटेंसिटी को जो मेजर, हाइटोग्राफ लाइन होती है, वो क्या होता है इक्वल रेनफॉल इंटेंसिटी मींस ये क्या हो गया रेनफॉल इंटेंसिटी। ठीक है, रेनफॉल इंटेंसिटी और टाइम के बीच में एक प्लॉट होता है, एंड टाइम मींस एक पर्टिकुलर टाइम में मेरी रेनफॉल इंटेंसिटी क्या है वो मेरे को बताता है। ओके, सो और हाइटोग्राफ क्या होता है, हाइटोग्राफ डिराइव्ड होता है किससे, मास कर्व से, क्योंकि मास कर्व क्या है मेरा अक्यूमुलेटेड, और हाइटोग्राफ क्या होगा रेनफॉल इंटेंसिटी बताता है और टाइम के बीच में। सो हाइटोग्राफ इज द प्लॉट ऑफ एवरेज इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल अगेंस्ट व्हाट टाइम इंटरवल। ओके, एंड हाइटोग्राफ इज डिराइव्ड फ्रॉम मास कर्व। सो ये तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। सो डबल मास कर्व किसके लिए, कंसिस्टेंसी के लिए, मास कर्व एक्यूमुलेटेड रेनफॉल के लिए, और हाइटोग्राफ रेनफॉल इंटेंसिटी के लिए। ठीक है, तीनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए ध्यान रखना। ओके, सो ये कुछ पिछले लेक्चर में रह गया था जो मैंने अभी आपको कवर करवा दिया है। तो आज अपन ने इवापोरेशन तक कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में और कौन कौन से लॉसेज होते हैं, इनफिल्ट्रेशन लॉसेज, इवापो ट्रांसपीरेशन लॉसेज, कैसे उन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो भी करेंगे। सो स्टे विद मी, स्टे विद इंटीग्रेट इट। थैंक यू so much. Keep smile. Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrate It.